हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट 31 जो कि आपके चैप्टर 6 जैव प्रक्रम से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम पहली वर्कशीट्स में पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके CBSE एग्ज़ाम में आते हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वैसे आप इन क्वेश्चंस के आंसर हमारी पहली वीडियो से भी आसानी से देख सकते हैं। और यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक हमारे चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट में लगभग 25 क्वेश्चंस हैं जिसमें वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस हैं। आइए हम एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण जिस कोशिकांग में होता है वह है। इसके यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं: माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी बॉडीज। स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट में होता है। सेकंड क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम की क्या भूमिका होती है। स्टूडेंट्स, ट्रिप्सिन एंजाइम पैनक्रियाज मीन्स अग्नाशय से रिलीज होता है और यह भोजन में उपस्थित प्रोटीन को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, मतलब यह प्रोटीन के पाचन का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन का क्या कार्य होता है? प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया में ATP किस प्रकार बनता है। स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। जब कोशिकीय श्वसन होता है और कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वह एनर्जी ATP की फॉर्म में ही प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन होता है यीस्ट में, जीवाणु में, मांसपेशियों में या सभी में। तो स्टूडेंट्स, अवायवीय श्वसन इन सभी में होता है। 5वां क्वेश्चन है, उत्सर्जी तंत्र की कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमने अपनी बिल्कुल लास्ट वीडियो में ही पढ़ा है। तो इसका सही आंसर है नेफ्रॉन वृक्काणु। नेफ्रॉन से मिलकर ही वृक्क किडनी बनी होती है और वृक्काणु ही इसकी कार्यात्मक इकाई भी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, रक्त कणिकाएं जो चोट के स्थान पर रुधिर को रोकने में सहायक हैं वह हैं प्लेटलेट्स। अब आगे चलते हैं 7वां प्रश्न। इसमें स्टूडेंट्स हमें वाक्य को पूरा करना है, जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना है सही आंसर से। लसिका रुधिर के डैश के समान है लेकिन यह डैश और इसमें अल्प मात्रा में डैश होता है। लसिका रुधिर के प्लाज्मा, पहले ब्लैंक में क्या आएगा, प्लाज्मा के समान है लेकिन यह रंगहीन, दूसरे स्पेस में आएगा रंगहीन, और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। लसिका रुधिर के प्लाज्मा के समान है लेकिन यह रंगहीन और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी पौधे से जाइलम निकाल दिया जाए तो उस पौधे का क्या होगा। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जाइलम के द्वारा पौधे में
जल की आपूर्ति होती है, जल का संवहन होता है और जल के साथ साथ जो भी जड़ों से मिनरल्स अवशोषित किए जाते हैं उन खनिज लवणों का भी संवहन पूरे पौधे में होता है। अब जब ये खनिज लवण पौधे में पत्तियों तक नहीं पहुंच पाएंगे और जल जब नहीं पहुंच पाएगा तो उस स्थिति में पौधे का क्या होगा? पौधा तो रहेगा ही नहीं, पौधा तो सूख जाएगा। अगला प्रश्न है, वह रुधिर वाहिका जो ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक लाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय धमनी, महाशिरा, फुफ्फुसीय शिरा या महाधमनी। यहाँ पे आप देखिए, अभी आगे हम डायग्राम भी हार्ट का देखेंगे। जो फेफड़ों से जब ब्लड शुद्ध हो जाता है, मतलब ऑक्सीजनित होता है, उस ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ों तक फुफ्फुस शिराएं लेकर आती हैं। तो सी इसका सही आंसर है। लघु उत्तरीय में लास्ट क्वेश्चन 10 है। अभिकथन ए, रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र हैं। बिल्कुल ठीक है। गैसीय विनिमय इन्हीं रंध्र द्वारा होता है। हम जानते हैं CO2 व O2 का जो पत्तियों और वायुमंडल के साथ आदान प्रदान है वह भी रंध्र के द्वारा ही होता है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर अभिकथन की सही व्याख्या है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सेक्शन बी, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, एक ब्रेड का टुकड़ा चबाने के समय के कुछ समय के पश्चात मीठा क्यों लगने लगता है? क्योंकि ब्रेड में जो मंड है उसके साथ जब सैलाइवा, जो लाला रस हमारी लार ग्रंथियों से निकलता है, जब वह मिक्स होता है तो उस मंड को शुगर में, मतलब शर्करा में कन्वर्ट कर देता है और शर्करा हमें मीठा लगता है। अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसके क्या क्या कार्य हैं? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लिवर, मीन्स यकृत। कौन सी होती है? यकृत। इसके क्या क्या कार्य हैं? यह पाचन में, भोजन के पाचन में हेल्प करता है और यह वसा के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में होने वाली 3 घटनाओं की सूची बनाइए। हमने इसको भी पहले बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। पहला स्टेप है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। सबसे पहले जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसका क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषण होता है। दूसरा, उस प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। जो जल के अणु हैं वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाते हैं, मतलब अलग अलग टूट जाते हैं। और स्टेप थर्ड है, लास्ट स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन हो जाता है। तो स्टेप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये इसका सही आंसर है। दीर्घ रोम के क्या कार्य हैं, लिखिए। स्टूडेंट्स, दीर्घ रोम हमारी छोटी आंत, जिसे हम क्षुद्रांत कहते हैं, उसकी अंदर सतह पर होते हैं। ये दीर्घ रोम जो पचा हुआ भोजन है उसे अवशोषित करने का कार्य करते हैं और वहाँ से जो अवशोषित भोजन है वह रक्त में मिल जाता है और रक्त में मिल करके जहाँ पर भी शरीर में भोजन की आवश्यकता होती है वहाँ उसे पहुँच जाता है। लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, मरूदभिद पौधे में रंध्र दिन में बंद रहते हैं। व्याख्या कीजिए, ये पौधे कब और किस प्रकार से CO2 ग्रहण करते हैं। मरूदभिद पौधे ऐसे पौधे हैं जो रेगिस्तान में होते हैं। इनमें दिन के समय पानी का लॉस ज़्यादा ना हो इसलिए इनके रंध्र बंद होते हैं। अब ये पौधे CO2 कब लेते हैं? ये पौधे रात के समय जब इनके रंध्र टेम्परेचर कम होने पर खुल जाते हैं उस समय CO2 का अवशोषण रंध्रों के सहायता से करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए निर्देशों के अनुसार इस फ्लो चार्ट को पूरा कीजिए। आमाशय स्टोमक की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां के स्त्राव और उनके कार्य लिखने, उनसे क्या क्या सीक्रीशन होता है और उन सीक्रीशंस के क्या क्या कार्य हैं। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका कार्य है भोजन को अम्लीय बनाना। यह भोजन को अम्लीय बनाता है जो कि बाद में प्रोटीन के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। बी जो दूसरा सीक्रीशन है वह है पेप्सिन। पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन के पाचन का कार्य करता है। सी श्लेष्मा म्यूकस, इसका कार्य होता है जो आमाशय की अंदरूनी दीवार है उसके साथ चिपक कर यह एक लेयर बनाता है, और जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इफ़ेक्ट होता है जो जिसके कारण यदि वो आमाशयों से HCl लगे तो वो वहाँ पर जलन होगी, तो यह उनके बीच में एक बैरियर का काम करता है। HCl को अंदरूनी दीवारों से, आमाशय के अंदरूनी दीवारों से लगने नहीं देता है और जलन से बचाता है। मानव में दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? स्टूडेंट्स, इसको हम बहुत अच्छे से पहले वीडियोज में समझ चुके हैं, एक बार हम आपके साथ फिर डिस्कस करते हैं। मानव में रक्त का दोहरा परिसंचरण इसलिए होता है क्योंकि जो रक्त एक बार हृदय में आ जाता है वह फेफड़े में जाता है, वहाँ से शुद्ध होकर के दोबारा हृदय में आता है। मतलब एक साइकिल के दौरान ब्लड 2 बार हृदय में आता है, इसलिए मानव में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। धमनी व शिरा में विभेद बताइए। धमनी व शिरा, आप सभी इसका आंसर अच्छे से जानते हैं। धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों में ले जाती है, जबकि शिराएं अशुद्ध रक्त को सभी अंगों से हृदय तक लाती हैं। धमनियों में ऑक्सीजनित रक्त फ्लो करता है, जबकि शिराओं में ऑक्सीजन रहित रक्त फ्लो करता है। शिराओं में वाल्व होते हैं, धमनियों में कोई वाल्व नहीं होते हैं। धमनियों की जो दीवारें हैं वह मोटी व इलास्टिक होती हैं, लचीली होती हैं, जबकि शिराओं की दीवारें पतली व इलास्टिक नहीं होती। धमनियाँ हमारी मांसपेशियों में अंदर की तरफ होती हैं, जबकि शिराएं ऊपर सतह पर होती हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थों के ऊपरमुखी वहन में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार सहायक है? जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो वह ऊपर की तरफ पौधे में, जाइलम में ऊपर की तरफ एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है, और उसकी सहायता से जो जड़ों से जल का अवशोषण होता है वह जाइलम के थ्रू ऊपर की तरफ ही गमन करता है। पौधे में इसी वाष्पोत्सर्जन के सक्शन प्रेशर के कारण, चूसन जो एक दाब होता है उसके कारण केवल ऊपर की दिशा में ही जल का गमन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। आइए इसको भी डिटेल में समझते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के और भी डिटेल में जवाब को समझने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो हमारी देखें, मानव उत्सर्जन। उसमें काफ़ी डायग्राम्स की सहायता से हमने इसको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। एक बार यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। अधिक दबाव के अंतर्गत केशिका गुच्छ अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा विलेय पदार्थों को वोमन संपुट में धकेलता है। जब ब्लड यहाँ से आता है वोमन संपुट के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर, तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसके कारण उसमें विलेय जो भी अशुद्ध पदार्थ हैं वह फिल्टर हो जाते हैं। इसमें ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण, जल आदि का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। इसमें कुछ असेंशियल चीज़ें भी हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, लेकिन वो फिल्टर हो जाती हैं। वह जो आप ये येलो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इससे दोबारा हमारी ये जो रेड स्ट्रक्चर इनके चारों तरफ फैली हुई हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, इनमें दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, दोबारा इसमें से खींच लिए जाते हैं। और मूत्र नलिका से जब प्रवाहित होता है तो कुछ आयन जैसे पोटेशियम, अमोनियम आयन आदि भी ब्लड से इसमें
मूत्र वाहिनी या संग्राहक वाहिनी में सीक्रेट कर दिए जाते हैं। तब संग्राहक वाहिनी मूत्र एकत्रित करती है और जल का पुनर्अवशोषण भी होता है। जल का पुनर्अवशोषण हम पहले बता चुके हैं, इसलिए होता है ताकि हमारे शरीर में जल की कमी ना हो जाए। इस मूत्र में अब जब संग्राहक वाहिनी में जो पदार्थ होता है, जो मूत्र होता है, उसमें केवल यूरिया, यूरिक एसिड और वह वर्णक जिसके कारण मूत्र का रंग येलोइश होता है, केवल वह होते हैं। इस तरह से वृक्काणु के अंदर जब ब्लड प्रवेश करता है तो उसमें से सारी इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं और जो कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं वे दोबारा से रक्त केशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। स्टूडेंट्स, अब हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य का चित्र बनाकर उसमें फुफ्फुस, धमनी, बायां अलिंद, महाशिरा, बायां निलय, महाधमनी, फुफ्फुसिरा आदि को दर्शाइए। यह है आपका मानव हृदय का चित्र। इसमें आप देख सकते हैं फुफ्फुस धमनियाँ, फुफ्फुस सिराएँ, बायां अलिंद, बायां निलय, विभाजिका, दायां निलय, हृदय के सारे भाग इसमें अच्छे से दर्शाए गए हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का दूसरा पार्ट है, मछलियों में रुधिर परिसंचरण मानव में रुधिर परिसंचरण से किस प्रकार भिन्न है। देखो, जो मछलियों में रुधिर का परिसंचरण है और जो मानव में रुधिर का परिसंचरण है, हमारे अंदर दोहरा परिसंचरण है, लेकिन मछलियों के अंदर दोहरा परिसंचरण नहीं है। उसमें केवल रक्त एक बार हृदय के अंदर जाता है, अशुद्ध रक्त, और हृदय उस अशुद्ध रक्त को शरीर के बाहर कर देता है। सेकंड क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर इन अंगों को अंकित कीजिए और उनके कार्य भी बताइए। स्टूडेंट्स, ये मानव उत्सर्जन तंत्र है जिसमें वृक्क सिरा, महाधमनी, बाएं मूत्रवाहिनी, महाशिरा, मूत्राशय और मूत्रमार्ग है। एक बार इनके कार्य पढ़ लेते हैं। वृक्क जो कि रीढ़ की हड्डी में होता है, हड्डी के दोनों तरफ होता है और यह ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। मूत्रवाहिनी जो मूत्र वृक्क में निर्मित होता है उसको मूत्राशय तक लेके जाता है। मूत्राशय उस मूत्र का टेम्परेरी स्टोरेज करता है और मूत्रमार्ग उस मूत्र को समय समय पर शरीर से बाहर निकालता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी में इसलिए आपको समझा रहे हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे से इनको सभी टॉपिक्स को पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप वहाँ से भी इनको जान सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जलीय जीवों और स्थलीय जीवों की सांस लेने की दरों में अंतर क्यों होता है। क्योंकि हम जानते हैं जो स्थलीय जीव हैं वह ऑक्सीजन से फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं और जलीय जीव जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वायु में जो ऑक्सीजन है वो एम्पल अमाउंट में होती है, मतलब प्रचुर मात्रा में है, और जल में कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है, इसलिए कम ऑक्सीजन से उन्हें ज़्यादा सांस लेना पड़ता है ताकि उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो। स्टूडेंट्स, यह था हमारा आज का टॉपिक और आज की वर्कशीट जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस किए। आप इस वीडियो को देखकर अपने इन क्वेश्चंस के आंसर आसानी से अब दे सकते हैं। और स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।